हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी हमारे साथ करें। ठीक है, हमारे साथ और जुड़ें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है हम उसको और बेटर कर सकें। ठीक है, दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर अस एंड उस मोटिवेशन के बदले में अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है और आप सक्सीड करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि प्रेसिडेंट का स्टार्टिंग का सिनेरियो कैसा है। आज जो टॉपिक हमने कंप्लीट करना है वो प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां से क्वेश्चन आपको मोल्ड करके दिए जाते हैं, घुमा फिरा कर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं अच्छे क्वेश्चन, जहां पर यानी कि आपको अपना दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आज ट्राई करेंगे, देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, उन्हीं को आज कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद दिस। सो फर्स्ट है हमारे पास पावर एंड फंक्शंस के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, कि प्रेसिडेंट कौन कौन सी पावर्स को एग्जीक्यूट करता है, वन बाय वन देखते हैं इसको। सो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, सबसे पहले ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। जैसे ही कोई लोकसभा का इलेक्शन होता है, कोई सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो वो एक कैंडिडेट देती है जिसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे को लीड करेगा, दिस दिस इज गोना लीड द गवर्नमेंट। उस पर्सन को हम क्या कह देते हैं कि ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसको काम करने के लिए मिनिस्टर भी चाहिए, है ना। अब देखो देश में कितने सारे डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्स वाई जेड, देयर आर काफी सारी मिनिस्ट्रीज है। तो उन मिनिस्ट्रीज को होल्ड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को और बंदे चाहिए, तो वो क्या बनाता है, अपनी मिनिस्ट्रीज बनाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, है ना। तो सबसे पहले ही इज गोना अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए फर्दर वो कहता है ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, सीईई एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। सबसे पहले वो भारत के अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा, सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, लीगल ऑफिसर होता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। यूपीएससी का चेयरमैन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है, स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। बाकी जो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है या बाकी छोटे डिपार्टमेंट जो भी हमारे पास बनते हैं, उन सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैन को कौन, इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, सिंपल सोबर क्वेश्चन है। ठीक है, he can seek any information relating to the administration of affairs of the union and the process for legislation of or the from the prime minister। कि किसी तरीके से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि किस तरीके से काम चल रहा है देश का, सिंपल एज दैट। ऐसा कोई इसमें तर्क वितर्क नहीं है कि प्रेसिडेंट के टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके चल रही है, वो उससे उसके बारे में रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, further, he can require the Prime Minister to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which the decision has been taken by the Minister but which has not been considered by the Council। कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन बन जाता है, ठीक है, मिनिस्टर्स ने तो बना ली, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब बड़ी टर्म है, कैबिनेट मिनिस्टर उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स तो डिसीजन ले, लेकिन काउंसिल से अभी तक वो डिस्कशन नहीं हुई है। तो प्रेसिडेंट उस केस में भी प्राइम मिनिस्टर को समन अप कर सकता है कि आप मुझे रिपोर्ट दो उस चीज के ऊपर। फर्दर ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एससीज एंड एसटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो लेवल अप करता है कि अगर आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके ऊपर जो कमीशन को हेडअप करवाना होता है, कमीशन बिठानी होती है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, स्टेट का चीफ मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, या ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर्स कर देते हैं। नहीं, ये काम सबसे पहले फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट किसके हाथ में रहेगा, प्रेसिडेंट के हाथ में। बहुत सिंपल सोबर क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा कि कमीशन अपॉइंट करने के ऊपर एससी और एसटी के ऊपर पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। फर्दर है आपके पास, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट द सेंटर स्टेट एंड इंटर कॉर्पोरेशन, इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन। वो कहता है कि अगर सेंटर स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उनको कॉर्पोरेशन देखना है कि कैसे सेंटर और स्टेट्स मिलकर इस देश को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके लिए भी कोई इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कौन करवाता है, आपका
प्रेसिडेंट करवाएगा, ठीक है। फर्दर एडमिनिस्ट्रेस यूटीज शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके यूटीज को डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ कमिश्नर्स, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां पर आपके विधानसभा या जहां पर विधानसभाएं हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, तो वहां पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेकिन आपकी यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। फर्दर शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज को भी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। ये भी किसी और के हाथ में नहीं होता है। देखो, दो मैटर्स से मैंने 2 बार डिस्कशन किया कि SC STs की कोई कमीशन बिठानी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, या किसी शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइब को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना हो, तो वो पावर्स किसके हाथ में होती हैं? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर अब बात करते हैं कि बिल का क्या सिस्टम है, कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो किस तरीके से काम होता है। सबसे कहता है when a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, he can, सपोज करो पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर्स ही हैज इन दैट केस। 3-4 केसेस हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव असेंट टू द बिल। असेंट का मतलब होता है हामी दे देना, कि बिल आया, बिल ठीक ठाक था, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और बात खत्म हो गई, ठीक है। सेकंड, विदहोल्ड हिज असेंट, कुछ समय के लिए वो उस बिल को विदहोल्ड होता है अपने पास रख लेना, ठीक है, कि अभी हाँ करनी है, नहीं करनी है, रिकंसिडरेशंस देनी है, नहीं देनी है, अभी कुछ समय के लिए बिल को अपने पास रोक के रखा है। रिटर्न द बिल, लेकिन इफ नॉट अ मनी बिल, अगर मनी बिल नहीं है तो वो बिल वापस भी कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन, कि रिकंसिडर करो, बिल के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोबारा से चेक कर लिए जाने चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी वो वापस नहीं कर सकता, ठीक है, उसको भी वो रिटर्न नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, याद रखिएगा, 2 तरह के बिल हैं जो प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता। सबसे पहला है आपका मनी बिल, कि अगर कोई मनी बिल आता है तो भी उसको प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, असेंट देना होता है, काम खत्म करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसे प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया था कि अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड भी आता है तो भी प्रेसिडेंट को असेंट देनी होती है। 2 केसेस याद रखिएगा, पहला है मनी बिल, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तीसरा है, इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट हिज अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल दे दिया, ठीक है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़ के बात करते, कोई और बिल था, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन की कि इस बिल में कुछ प्रॉब्लम्स है, खामियां हैं, इसको सुधार करो और वापस ले लो। सेकंड केस में आपकी पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास करती है, क्या उसमें रिकंसिडरेशन को कंसिडर किया गया था, नहीं किया गया था, आपने जो सुझाव दिया पार्लियामेंट ने इसको मानना है या नहीं मानना है वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन आपके पार्लियामेंट ने बिल को दोबारा से रीपास कर दिया है, ठीक है, दोबारा से प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो सेकंड केस के अंदर प्रेसिडेंट हैज टू गिव, ऑब्लिगेशन देख रहे हो आप, कि आपको बिल वापस भी असेंट के साथ करना ही पड़ेगा, आपको हामी देनी पड़ेगी। सेकंड टाइम में बिल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो सेंटर का हो गया है ना, स्टेट लेजिस्लेचर की स्टेट लेजिस्लेचर से हमारा बिल पास हो गया तो गवर्नर भी बिल आगे दे सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या केसेस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन गिव हिज असेंट, ऊपर वाली बात है कि बिल को हामी दे दे या असेंट दे दे, या फिर अगेन ध्यान से देखो, वो गवर्नर को बिल वापस कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर मनी बिल नहीं है तो, अगर कोई बजट वगैरह बना हुआ है स्टेट का, कोई फाइनेंशियल बिल बना हुआ है, आपका मनी बिल बना हुआ है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो बिल वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे तो गवर्नर इसको रिकंसिडरेशन के लिए सेट करता है, ठीक है। ही कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस when the parliament is not in session which must be approved by the parliament within the 6 week। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर बड़ी बार बहस हुई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इंटरवीन किया इस केस में। कहता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सेशन का नहीं है मतलब वो लोकसभा भंग हो गई है या कुछ और सिनेरियो चल रहा है कि आपकी पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर पा रही है, आपको बहुमत नहीं है सरकार का, ठीक है। ऐसे
सिनेरियो के अंदर प्रेसिडेंट देश के हित में किसी कानून को बना सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डिनेंस पावर होती है कि वो उस सिचुएशन में कोई बिल बना के रख सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका असेंबली सेशन में आती है, आपका पार्लियामेंट सेशन में आता है, तो विद इन द 6 वीक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वीक के अंदर उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं होगा तो उस बिल को हम क्या कर देंगे, 6 वीक के बाद वो डेड डिक्लेयर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान सकते। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचेस की जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर किसी बिल को, जो ऑर्डिनेंस है, बेसिकली बिल नहीं, ऑर्डिनेंस को अगर 6 वीक से ज्यादा कंसीडर किया जाता है सेशन में आने के बाद, ठीक है, इसके लिए वर्ड होता है री प्रोमलगेट, ठीक है, यही वर्ड है री प्रोमलगेट। दोबारा से अगर उसको लागू करवा लिया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। इसका सीधा सा मतलब जानिए कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस देश में लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है। वो तो सेशन में नहीं था इसलिए बना दिया, लेकिन अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट्री बॉडी के थ्रू नहीं बना तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान से ऊपर तो नहीं ना हम लोग, जो संविधान कहेगा वही करना है। अब संविधान क्या कहता है कि बिल बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, लेजिस्लेचर की जरूरत होती है, आपको पार्लियामेंट्री मेथड की जरूरत है। अगर पार्लियामेंट ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि वो बिल क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कल को अंबानी साहब बिल लेकर खड़े हो जाएं कि भाई पास कर दो, कर दिया, तो वो लॉ थोड़ी बन जाएगा। संविधान में अगर वो लॉ पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो हाउ कैन इट कैन बिकम अ लॉ। सिंपल सा कंसेप्ट है कि संविधान से ही लॉ बनेगा, ठीक है। बेसिकली आपका जो पार्लियामेंट है वही संविधान बनाती है, उसी के हिसाब से काम चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब वो कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर में फर्दर ही कैन समन और प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। समन का मतलब होता है एक तरह से कहना कि नोटिस दे देना, ये वार्निंग दे देना कि आप लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो काम ढंग से करो और मुद्दे को सॉर्ट आउट करो, रेदर देन जूते चप्पल चलाओ, वॉकआउट कर लो, वो काम नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि सेशन का काम ढंग से चलता रहे। सेकेंडरी वो प्रोरोग का मतलब होता है रोक लगा देना। जब बिल्कुल ही सेशन में काम नहीं हो रहा है तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट उस सेशन को प्रोरोग कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भी भंग कौन करता है, आपका राष्ट्रपति, ठीक है। He can also summon the joint session of both the houses of the parliament. Again very important point. क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जॉइंट सेशन को समन कौन करता है। दो क्वेश्चन है, समन करना, प्रिसाइड करना। समन का मतलब है कि उसको बुलाना, कि उसको कॉल अप कर लेना कि हाँ भी हमें जॉइंट सेशन की जरूरत पड़ रही है किसी पर्टिकुलर बिल के केस में। लेकिन उसको हेड अप कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा, लीड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन, किस प्रिसाइड किसने किया है या फिर उसको समन किसने किया। पेपर में क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है एक छोटे से वर्ड से। समन होगा तो आंसर होगा प्रेसिडेंट, प्रिसाइड होगा तो आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट में लिखी हुई है कि विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो पेपर में जिन वर्ड से आपको क्वेश्चन चेक करना है वो क्वेश्चन होगा समन, वर्ड होगा समन और दूसरा वर्ड होगा प्रिसाइडेड, ठीक है। दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा तभी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है, पक्की बात है। नेक्स्ट वो कहता है, he can appoint any member to of the Lok Sabha to preside over its proceeding when the offices of both speaker and deputy speaker fall vacant. अगर स्पीकर या लोकसभा नहीं, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को उठाकर इस पोस्ट पर बिठा सकता है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नहीं हो तो भी वो ये काम कर लेगा। फर्दर वो कहता है कि ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। लास्ट लेक्चर में हम एक बात कर रहे थे कि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स जब वोट डालते हैं तो 2 हमने कहे थे कि लोकसभा के हैं और 12 आपके किसके हैं, राज्यसभा के। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने लास्ट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी किया था। एक हमारे स्टूडेंट है, रेगुलर हमें फॉलो करते हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कवर करूंगा। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स जो अपॉइंट होते थे, नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियंस, उसकी सीट को खत्म कर दिया गया। अभी सिर्फ आप 12 मेंबर ही राज्यसभा में नॉमिनेट करोगे, 2 मेंबर्स लोकसभा वाले अब नहीं होंगे। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये आपकी, ठीक है, जिससे ये आपने रूल बना दिया। ठीक है, आई होप पॉइंट आपको, ठीक है। और इसके लिए कर सकते हैं कि
की लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल कैटेगरीज होती है, इसके लिए वर्ड याद रखना क्लास, ठीक है। सी से फिलहाल कुछ नहीं है, ये काउंसिल में वर्ड काम आ जाता है, लेकिन अभी के लिए एल से लिटरेचर है, ए से आर्ट्स है, एस से साइंस है और एस से है आपका सोशल सर्विसेज। इसमें एक कैटेगरी और भी है स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स के मेंबर्स को भी आप नॉमिनेट कर देते हो इन द टर्म्स ऑफ सोशल सर्विस कि देश के लिए उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो वर्ड याद रखिएगा, क्लास वर्ड है, एल से लिटरेचर है, ए से आर्ट्स है, एस से साइंस और सोशल सर्विसेज, ठीक है। जब हम विधान परिषद की बात करते हैं, स्टेट में काउंसिल्स की बात करते हैं, वहां भी गवर्नर मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, तो वहां पे आप सी से याद रख सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर के लिए सीट रखी जाती है। तो क्लास वर्ड याद रखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर को आप नॉमिनेट नहीं करते हो असेंबलीज के उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन स्टेट की जो काउंसिल्स होती हैं, विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, उसमें सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कभी डिफरेंस पूछा जाए तो ध्यान रखना, मैंने यही बता दिया, मैं आगे भी इसको जरूर बताऊंगा। Further, he decides on a question to be disqualification of the member of the parliament in the consultation with the election commission. आर्टिकल नंबर 102, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जब किसी मेंबर को आप हटाते हो, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का मेथड आता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर बात करता है, पार्लियामेंट से कंसल्टेट करता है इलेक्शन कमीशन से। तो आर्टिकल नंबर है ये आपका 102। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, आंसर होता है सारे आर्टिकल याद करके तुमने करना क्या है यार, कोई जरूरत नहीं होती इन चीजों की। बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और उसको हम कवर भी करते हैं। तो अगर आप हमारे वाले आर्टिकल्स भी कवर कर लोगे ना, तो भी मैं आपको ये कहता हूं कि आप पेपर अटेम्प्ट कर जाओगे आराम से, मजे के साथ। और अगर इन केस कभी कोई ऐसा केस सिनेरियो बनता है कि वो आर्टिकल आपने नहीं देखा हुआ, आपको एलियन लग रहा है कि हाँ पता नहीं कहां से आ गया, तो कोशिश करो उसको एलिमिनेट करने की। यार ये आर्टिकल्स हमने पढ़े हुए हैं, इसका रिलेशन इस पार्ट में यहां से बनता था, ठीक है। अगर आपसे कोई आर्टिकल नंबर 60 कुछ पूछे कि आर्टिकल नंबर 60 क्या है, तो आपको पता है 52 से 70 तक हम अभी पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है 60 कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से रिलेटेड होगा, और आप ये सोचो 60 सीधा कहीं ना कहीं आपका किसी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, या फिर मैं कहूं कि कहीं और से मैटर से रिलेटेड है, तो वो बेवकूफी है। ये आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा कि एलिमिनेशन आप कैसे करोगे। जो आर्टिकल्स याद है वो आपके फेवर में है, जो आर्टिकल्स आपको याद नहीं है वो आपके एलिमिनेशन से चलेंगे। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं हमें तो आता ही नहीं है, आता है। एलिमिनेशन मेथड्स यूज किया करो पेपर में। अगर ऑप्शंस का पता नहीं लग रहा, क्लोज जाते हो, तुक्का भी मारोगे तो क्लोज तुक्के में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आंसर के ठीक होने की। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर, ठीक है। Further है, this permission is needed to introduce certain legislative bills, for an example, money bill or a bill for alteration of boundaries of state and creation of a new state. किसी बिल को पेश करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, जैसे कि आपको अगर कोई मनी बिल पेश करना है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टरनेट करना है, कोई नई स्टेट बनानी है, तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें प्रेसिडेंट कर क्या सकते हैं। मनी बिल आपको दिया गया है, उसकी फाइनेंशियल पावर जब हम बात करते हैं तो उसकी परमिशन के बिना आपका बिल, मनी बिल पेश नहीं हो सकता है, ठीक है। फर्दर, he causes to be laid down before the parliament the annual financial report, that is your budget, very very important point। बजट भी आपका पार्लियामेंट में पेश होता है, तो प्रेसिडेंट प्रपोज करती हैं कि आज जैसे बंदी है, लेकिन still he causes to be laid down before the parliamentary annual financial statement। संविधान में कहीं पर बजट नाम की चीज मेंशन नहीं है, कि लोग ढूंढते रहते हैं कि बजट का आर्टिकल कौन है। आर्टिकल नंबर 112 आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, बजट। सर बजट नाम तो चीज ही नहीं दिखी कहीं पेपर में, लक्ष्मीकांत ने बजट नहीं लिखा हुआ, तो बजट है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है, ये हम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी। आर्टिकल नंबर आपका 112 है ये, ठीक है। फर्दर वो कहता है कि नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जब भी कोई ग्रांट बनती है इसकी परमिशन के बिना नहीं बन सकती, ठीक है। फर्दर, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से भी जब आपको पैसा निकालना है तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन इस लाइन में। एक तो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, बनाता कौन है, प्रेसिडेंट बनाता है, और कितने साल में, हर 5 साल में। और काम क्या इसका,
रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जैसे जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, स्टेट को कितना मिलेगा, सेंटर को कितना मिलेगा, ये डिसाइड कौन करती है, आपकी फाइनेंस कमीशन। और दो एडवाइजरी बॉडी है, टाइम जो रिकमेंडेशन देती है वो मान ली जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खारिज कर दोगे क्योंकि इतनी बड़ी कमीशन बिठाई है, इतने सुपीरियर मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीरो कर दोगे, बाउंडेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर पेपर में वर्ड पूछो कि बाउंडेड है या नहीं है तो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टेट सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बट स्टिल बाउंडेड नहीं होगा, मैक्सिमम में मान ली जाती है। चलिए जुडिशियल पावर्स क्या है आपके प्रेसिडेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सिंपल एज दैट कि इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है आपका। He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact. Article number 143 not binding on the president. किसी मुद्दे पर कोई बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, पूछना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, ये लॉ से मैच करता है या नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, 3 इसी के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से pardon, reprieve, respite, petition, punishment, suspend, commit the sentence under the article 72 where, इसको डिटेल में करवाता हूं, अभी सिर्फ याद रखिए कर सकता है। पहली बात, punishment और sentence by the court martial। तुमको लगता है कि यार कोर्ट मार्शल किसी का तो बिल्कुल सेपरेट चलती है, अपना मैटर है, अपने तरीके से लॉ को वो करते हैं, उसके पास आखिरी प्लीडिंग पावर है, तो ये आंसर होता है यस। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उस प्ली को डाल सकते हैं, मार्शल के ऊपर फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास आती है, ठीक है। फर्दर, वेयर द पनिशमेंट इज फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, कोई लॉ बना हो उसके अगेंस्ट किसी ने कुछ किया हो तब। इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ अ डेथ, जहां पर आपको मृत्यु दंड दे दिया गया हो, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है पार्डन, रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो पार्डन का बेसिकली मतलब होता है माफी देना, तो आप किसी को माफी दे सकते हो उस केस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही छूट जाएगा, ठीक है, उसके लिए आगे सिस्टम होता है, ठीक है, कि इसको फांसी की जगह पे हम लोग क्या दे देते हैं, उम्र कैद देने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके को हम बोलते हैं कॉम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूट ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर द लाइटर फॉर्म, कि किसी व्यक्ति को सपोज करो आजीवन कठोर कारावास मिला है, ठीक है, रिगरस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो उसको सिर्फ हम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, रिगरस वर्ड हटा देंगे, कठोर नहीं मिलेगा, सिंपल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उसको मिल जाएगी। रिमिशन, सजा में कटौती करना, अगर जेल में जाके सुधर गए हो, बिहेवियर ठीक हो गया है, कॉपरेट किया था पूरे ट्रायल के अंदर आपने कोर्ट के साथ, तो ऐसे केसेस में आपकी बची कुची सजा माफ कर दी जाती है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने ऐसे होता है। संजय दत्त जी के केस में हुआ था, उनकी कुछ सजा रिमिट की गई थी, ठीक है, रिमिशन बोलते हैं इसको। रिस्पाइट होता है, देखो रिस्पाइट का मतलब होता है राहत देना, ठीक है, कि किसी स्पेशल फैक्ट्स के अंदर, ठीक है, कि आपकी सजा में कुछ हम फेरबदल कर सकते हैं, आपकी सजा को कुछ हम कम कर सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के केस में होता है स्पेशली, ठीक है, कोई विमेन प्रेग्नेंट है, ऐसे केसेस को सजा हो जाती है तो उसको कुछ समय के लिए राहत दी जाती है इस केस में, ठीक है। फिर है आपके पास लास्ट में रिप्राइव, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्पेशली डेथ ऑफ डेथ फॉर द टेम्परेरी पीरियड। देखो रिप्राइव का मतलब होता है आपका कि स्टे लगा देना, कुछ समय के लिए रोक लगा देना, ठीक है, ये फाइनली ये नहीं कि रिवोक कर दो, खत्म कर दो, खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कुछ समय के लिए रिवोक किया गया उसको, ताकि के लिए उसको देख लिया जाए कि केस का क्या सिस्टम बैठता है, ठीक है। ये जुडिशियल पावर्स है। फर्दर आती है हमारे पास मिलिट्री पावर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उसका हेड कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट। हमारे और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क आता है, आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है और अभी होने के चांसेस हो रहे हैं। मुझे लगा था पहली बार कि शायद कोई प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आपके पाकिस्तान में 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर जाएगा, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। इमरान खान साहब को टाइम से शायद थोड़ा सा 2-3 महीने ही बचे, आई थिंक, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, ज्यादा समय नहीं बचा उनके टेन्योर पूरे होने में, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि उनको पहले ही निकाल दिया जाएगा। वहां पर ना आर्मी ये काम कर जाती है, क्योंकि आर्मी वहां पे सुप्रीम हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे आर्मी के ऊपर सुप्रीम कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए हमारे यहाँ पर आपने कभी तख्ते पलट नहीं देखे कि आर्मी आई, जनरल ने तख्ता पलट कर दिया, बिपिन रावत जैसे
मैं कहूं कि बिपिन रावत जी पावर अपने हाथ में ले लेते और वो भी देश के प्रेसिडेंट बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो ये तख्ते पलट नहीं होते हैं। ये वहां होते हैं जहां पे आर्मी सुप्रीम हो जाती है फ्रॉम द प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए हमारे यहां पर नहीं, हमारे यहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है, ध्यान रखिएगा। He appoints the chief of army, air force, navy and air force, ठीक है, on the prior recommendation of the prime minister, ठीक है। Further, he can declare the war or conclude peace subject to the of the parliament। जब भी कोई युद्ध डिक्लेयर करना है, देखो मैंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कमांडर है, तो जब तक प्रेसिडेंशियल ऑफिस से ऑर्डर्स नहीं होते आर्मी एक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब वॉर डिक्लेयर करना तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, लेकिन पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूव करती है इस केस को। बट कई बार क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अच्छा हम परमिशन थोड़ी खेल लेंगे अगर कल को किसी ने सडनली अटैक कर लिया तो ऐसे केसेस के अंदर बोलते हैं कि विद इन द 1 मंथ, इसको याद रखिएगा, विद इन द 1 मंथ पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, ठीक है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है हम जितने मर्जी अलग थलग हों, लेकिन जब युद्ध की नीति आती है तो देश एक है, तो हम सब साथ चलते हैं, डजंट मैटर कि रूलिंग गवर्नमेंट कौन सी है कौन सी नहीं है, तो विद इन द 1 मंथ हम उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है क्लास, हम आज इसको यहीं तक कवर करेंगे। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, आप जुड़े रहिए हमसे, और हमारे सारे जो ऑनलाइन चैनल्स हैं आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबसे जुड़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।